कई जूनियर एडवोकेट्स के द्वारा कमेंट्स करके मुझे कहा गया है कि मैं एफआईआर से लेकर के जजमेंट तक का जो क्रिमिनल केसेस का प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसीजर के बारे में बातचीत करूं। हालांकि दोस्तों, मैंने बहुत पहले इसी संबंध में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस की थाने में एफआईआर दर्ज होने से लेकर के और जजमेंट डिलीवरी तक का प्रोसीजर क्या होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है। लेकिन बहुत वक्त हो चुका है और अब आ गई है सीआरपीसी के स्थान पर नई संहिता बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि बीएनएसएस के तहत क्रिमिनल मामलों के मामले जो होते हैं उनमें एफआईआर से लेकर के और जजमेंट डिलीवर होने तक का प्रोसेस क्या होता है। क्या जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में दिया गया था वही प्रोसेस होता है या बीएनएसएस में कुछ बदलाव किया गया है। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पे। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल के जरिए मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कानून की जानकारियां पहुंचे, क्योंकि जो लॉ का नॉलेज होता है वो आदमी को और ज्यादा एम्पावर करता है, परेशानियों से, एट्रोसिटीज से लड़ने की ताकत देता है। तो साथियों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मैं अक्सर अपने कई वीडियोस में बात बता चुका हूं कि जो एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की दर्ज होती है। दो तरह के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी असंज्ञेय अपराध। तो जो संज्ञेय अपराध कमिट करता है कोई किसी के साथ, तो उसकी जो थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है वह होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत दर्ज होती थी। जब से सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस आ गई तो इसका सेक्शन है 173। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं एनसीआर। तो हम एफआईआर पे आते हैं। एफआईआर दर्ज हो गई, कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ, एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो देखता है कि जो एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता है, जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है क्या वाकई उन व्यक्तियों ने ऐसा कोई अपराध किया है, ऐसा अपराध हुआ है भी या नहीं हुआ, या हुआ तो है लेकिन जो एफआईआर में नेम्ड एक्यूज्ड हैं उन्होंने ना करके किसी और को अपराध और व्यक्ति ने अपराध किया। इन सारी बातों का पता विवेचक यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लगाता है। अब करता क्या है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अब बीएनएसएस में 161 के स्थान पे धारा आ गई 180। अगर कोई महिलाओं से संबंधित अपराध है, रेप के केसेस हैं, छेड़छाड़ के केसेस हैं, तो 164 के तहत उस विक्टिम का स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड होता था। अब सीआरपीसी के सेक्शन 164 के स्थान पर बीएनएसएस का सेक्शन हो गया 183। तो इस तरीके से विवेचक जांच करता है। अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना है तो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करता है, फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्रिमिनल्स, सब की मदद विवेचक लेता है और सत्यता का पता लगाता है। विवेचना पूरी हो गई। विवेचना के दौरान अगर यह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगाए गए वो गलत है और ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, तो उसमें क्लोजर रिपोर्ट विवेचक के द्वारा सबमिट कर दी जाती है न्यायालय में कि ऐसी कोई अपराध कमिट नहीं हुई, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। लेकिन अगर यह पाता है विवेचक कि हाँ वाकई में अपराध हुआ है और इन्हीं व्यक्तियों ने किया है या कुछ और व्यक्ति हैं जिन्होंने किया है, तो उन सारे लोगों के अगेंस्ट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेती है। 190 सीआरपीसी का सेक्शन था जिसके तहत संज्ञान लिया जाता था। अब 190 के स्थान पर आ गया है 210 बीएनएसएस की धारा। संज्ञान लेने के बाद फिर एक्यूज अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बेल नहीं कराई तो एक्यूज को समन जाएगा, फिर वारंट जाएगा, फिर बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू कुर्की का वारंट चलता रहेगा जब तक वो हाजिर नहीं होगा। अगर इस दौरान वो हाजिर होकर बेल करा लेता है या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बेल करा लिया है तो उसको फिर पुलिस पेपर्स की यानी केस डायरी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी
कॉपी दी जाती है और इसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज के दौरान उससे पूछा जाता है कि आप जुर्म इकबाल तो नहीं कर रहे या डिस्चार्ज की एप्लीकेशन तो नहीं देनी। अगर अक्यूज को लगता है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, कोई भी केस डायरी में मेरे अगेंस्ट एविडेंस नहीं है, तो वो डिस्चार्ज मूव कर सकता है दोस्तों। अब सपोज कि डिस्चार्ज मूव हुआ लेकिन डिस्चार्ज खारिज हो गई तो अभियुक्त के खिलाफ चार्ज बन जाएगा। एक बात यहां पे और ध्यान रखें, अगर अपराध सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट चार्जशीट पे संज्ञान लेने के बाद, मुलजिम को पुलिस पेपर्स की कॉपी देने के बाद सीधा केस को सेशन कोर्ट को कमिट कर देगी। फिर चार्ज और डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है वो सेशन कोर्ट में चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज बन गया, चार्ज बनने के बाद फिर केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर प्रोसिक्यूशन 1 बाय 1 करके अपने विटनेसेस को समन जारी करेगा, उनको कोर्ट में समन करेगा और उनको फिर एग्जामिन करेगा। चीफ एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा विटनेसेस की रिकॉर्ड की जाएगी। ये कौन रिकॉर्ड कराएगा? प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होगा जो वो रिकॉर्ड कराएगा, जिनको सरकारी वकील बोलते हैं। चीफ एग्जामिनेशन विटनेस का रिकॉर्ड होने के बाद फिर डिफेंस काउंसिल जो अभियुक्त का वकील होगा वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और ये प्रोसेस एक गवाह से, दूसरे गवाह से, तीसरे गवाह से, चीफ एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, ये चलता रहेगा। अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि किसी गवाह का एग्जामिनेशन जिसका हमने चीफ कराया है कुछ बातें छूट गई हैं, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट री एग्जामिनेशन की भी वो एप्लीकेशन दे सकता है। साथियों, एक बात यहां पर मैं और आपको बता दूं, अगर किसी भी पक्ष को यह लगता है कि चार्ज में कुछ अल्टर करने की जरूरत है, कोई धारा बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए एविडेंस आने के बाद, तो वो सीआरपीसी के 216 सेक्शन के तहत चार्ज की अल्टरेशन की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहीं पे एक और प्रोविजन है सीआरपीसी का सेक्शन 319। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है एविडेंस में, विटनेसेस के स्टेटमेंट में, जिसके खिलाफ चार्जशीट नहीं है या एफआईआर में तो नाम था लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं है, तो 319 के तहत उसको तलब करने के लिए भी एप्लीकेशन दी जा सकती है अभियोजन पक्ष के द्वारा या वादी मुकदमा के द्वारा। दोस्तों, अब सारी एविडेंस प्रोसिक्यूशन की हो गई, तो इसके बाद अभियुक्त का एग्जामिनेशन होगा 313 के तहत, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। इसके बाद अगर अभियुक्त को अपना सफाई साक्ष्य देना होगा तो फिर डिफेंस एविडेंस में केस शिफ्ट हो जाएगा। डिफेंस एविडेंस मतलब कि अभियुक्त की तरफ बचाव पक्ष के साक्ष्य में, फिर वो कोर्ट में अपने विटनेसेस की लिस्ट देगा, अपने विटनेसेस को बुलाएगा। जब डिफेंस का विटनेस आएगा तो डिफेंस काउंसिल उनका चीफ एग्जामिनेशन कराएगा, प्रोसिक्यूशन काउंसिल उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अब दोनों तरफ की एविडेंस पूरी हो गई, विटनेसेस हो गए, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन सब हो गया। इसके बाद केस आर्गुमेंट पे फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, आर्गुमेंट होगी दोनों की तरफ से, पहले प्रोसिक्यूशन करेगा, फिर डिफेंस करेगा, फिर डिफेंस की कुछ बातों का लीगल जवाब होगा तो प्रोसिक्यूशन देगा और ये होने के बाद फिर केस फिक्स हो जाएगा जजमेंट में। साथियों, फिर कोर्ट जजमेंट देगी, या तो गिल्टी होल्ड करेगी या उसका गिल्टी होल्ड नहीं करेगी, इक्विटल करेगी, या दोष सिद्ध करेगी और या दोष मुक्त करेगी। अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो फिर कोर्ट फिर से एक समय देगी, उसी दिन लंच बाद दे सकती है या 1-2 दिन बाद की कोई डेट फिक्स कर सकती है कि पनिशमेंट के पॉइंट पे सुनने के लिए। सपोज कोई मर्डर का मामला है, कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध कर दिया, तो फिर एक डेट लगा सकती है कि अब हम पनिशमेंट के, सजा के बिंदु पर सुनेंगे और फिर सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के, अभियोजन पक्ष के दोनों काउंसिल्स के आर्गुमेंट को सुनेगी और फिर कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाएगी पनिशमेंट पे कि इनको कितनी सजा दी जाए। तो यह थी दोस्तों पूरी प्रक्रिया एफआईआर दर्ज होने से लेकर के और जजमेंट डिलीवर तक की पूरी प्रक्रिया क्रिमिनल मामलों में। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।